जब भी हम मार्केट के ऊपर कोई व्यू बनाते हैं या कोई ओपिनियन देते हैं तो ज़रूरी है कि हम मैक्रोज और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख के वो व्यू बनाएं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बनाया था जो मैंने 18 फरवरी को पोस्ट किया था। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द बॉटम बाय द वे। ऑल आई वाज ट्राइंग टू डू देन वाज कि उस पॉइंट के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ जो वैल्यूएशन है वो कितना मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट्स इट। क्योंकि उसको ध्यान में रख के जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा 2-4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है। एनीवे, आज फिर से हम एक बार वही करने वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे। और आगे भी सोच रहा हूं मंथली इस टाइप का वीडियो पोस्ट करूंगा जहां हम हर महीने के मैक्रो ट्रेंड्स, मार्केट सिग्नल्स और उनका इंपैक्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस जुलाई वीडियो ऑफ मैक्रो एंड मार्केट व्यू। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसे रहे। तो जो अपने जून महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है वो ओवर 1% आया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो जून का आईआईपी डेटा आएगा वो 3% या उसके आसपास आएगा, which will be far better than the 1.2% which came for the month of May. By the way, ये होते क्या है ये PMI और IIP? So IIP is the index of industrial production. मतलब हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी फैक्ट्री से आउटपुट निकल रहा है, उन सबका इंडेक्स है, उन सबका निफ्टी समझ लो आप। मतलब इंडिया का टोटल मैन्युफैक्चरिंग अगर अपना मार्केट है तो ये IIP हो गया उनका इंडेक्स या उनका निफ्टी। कि जो PMI है दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि एक इंडिकेटर है जो कि सर्वे करके आती है। मतलब ये कोई ऑफिशियली फैक्ट्री से कितना आउटपुट निकल रहा है उसको मेजर नहीं कर रही है, बल्कि जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं या कंपनीज है उनके मैनेजमेंट लेवल के डिफरेंट लोगों से बात करके एक सर्वे करके अप्रोक्सीमेट डेटा पब्लिश किया जाता है। और हर महीने का PMI महीना खत्म होने के 2 हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है जनरली, जबकि जो IIP है जो ऑफिशियल और एक्यूरेट डेटा है वो करीब 6 वीक के बाद आता है। मतलब अभी रिसेंटली जो अपने को IIP मिला वो मई महीने का मिला, बट जो PMI है वो ऑलरेडी जून का मिल चुका है अपने को। एनीवेज, सो PMI थोड़ा जल्दी मिलता है और वो सर्वे बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड होता है। इस वजह से हम PMI को ही देख के ये एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि IIP क्या हो सकता है या अपना टोटल मैन्युफैक्चरिंग क्या हो सकता है। सो जो अपने मई महीने का PMI आया था वो -1% आया था, और जब अभी रिसेंटली मई का IIP डेटा आया है उसमें अपने को दिखाया है कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी कम हो गया है, 1.2% पे आ गया है IIP। बट जून महीने का PMI हमें +1% मिला, विच मीन्स कि जून महीने का जब IIP डेटा आएगा वो भी इंक्रीज दिखेगा, वो भी शायद मेरे हिसाब से करीब 3% के आसपास ही आ जाएगा। सो इट्स ए गुड थिंग कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि लास्ट 2 महीने से नीचे आ रहा था वो अब फाइनली बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। बाय द वे, आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो चाइना का IIP है, उसको IIP नहीं कुछ और बोलते हैं बट है सेम ही चीज, वो आज के डेट में भी 5 या 7% के आसपास रहता है। इंडिया का भी FY24 में आई थिंक हमेशा 5% के ऊपर था, मतलब थ्रू आउट द ईयर, बट फिर Q4 FY24 से ही नीचे आने लग गया। एनीवे, यहाँ पे चाइना को बीट करने की बात नहीं हो रही है, वी आर जस्ट सीइंग कि हम अभी इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं। तो मई के महीने में 1.2 था, अभी हम शायद इंप्रूव कर जाएंगे थोड़ा। और सर्विसेज का PMI बहुत सही आया है। आई थिंक लास्ट ईयर मतलब 2024 अगस्त के बाद वो डिप कर गया था और उसके बाद कंसिस्टेंटली लो ही रहा था, बट जून वाला PMI सर्विसेज का काफी बेटर आया है। और अगर हम व्हीकल सेल्स की बात करते हैं जून महीने में तो नेट तो खराब ही रहा है। आप YOY देखो या फिर MOM देखो, दोनों ही केस में टोटल व्हीकल सोल्ड के नंबर में डिक्लाइन ही आया है, बट दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड एज वेल ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पे, विच इज क्रेडिट ग्रोथ एंड लोन्स। अगर किसी भी कंट्री को बहुत फास्ट ग्रो करनी होती है तो उसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बहुत जरूरी है। इंडिया इन जनरल 13-14% से ग्रो करता है अपना क्रेडिट, लेकिन लास्ट 1 साल से हमारा क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही स्लो रखा है, 9% के आसपास आ गया है। लिक्विडिटी का इशू था, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में इशू आ गए, ऐसे काफी सारे रीजंस है जिसके वजह से वो क्रेडिट ग्रोथ स्लो रखा था। लेकिन RBI ने रिसेंटली बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे ओपन मार्केट से बॉन्ड्स परचेज किए, फिर बैंक के CRR को नीचे लेके आ गए, रिसेंटली रेट कट वगैरह भी कर लिया है। सो इन सबसे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि लास्ट ईयर का क्रेडिट का बेस भी छोटा है क्योंकि सिर्फ 9% से ग्रो किया था, और MFIs या माइक्रो फाइनेंस के पेन भी अभी कम होना स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से हमें ये पता चलता है। सो मे भी अपना क्रेडिट अपटिक स्टार्ट हो सकता है अभी। अब आते हैं थर्ड पैरामीटर पे, विच इज इन्फ्लेशन। हम किसी और पैरामीटर में ज्यादा अच्छा करें या ना करें, इन्फ्लेशन के पैरामीटर में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट काफी टाइम से अपना इन्फ्लेशन बहुत ही लो था और
रिसेंटली मतलब मई के मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2.82% पे आ गया और कोर इन्फ्लेशन भी अभी काफी लो चल रहा है, काफी टाइम से 4.5 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर इज कंट्रीज फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब कंट्री के रेवेन्यूज और बैलेंस शीट सही स्टेट में है कि नहीं। सो जीएसटी कलेक्शन एज ऑलवेज अच्छा ही चल रहा है, जून के महीने में 6% का ग्रोथ दिखाया। और एक और अच्छी चीज हुई, Q4 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ना होकर सरप्लस हो गया, 13.5 बिलियन का सरप्लस मिल गया अपने को। ऑल्दो पूरे साल का देखोगे तो 0.7% डेफिसिट में ही है। ऑल्दो इंडिया आई थिंक लास्ट 30 साल में सिर्फ 2 या 3 साल ही होगा जब एनुअल करंट अकाउंट सरप्लस में था। बाय द वे, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट देन द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रेडिंग डिफरेंस है, मतलब इंडिया जितना प्रोडक्ट बाहर से खरीदता है वर्सेस इंडिया जितना प्रोडक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचता है। और फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट का डेफिसिट वो होता है जो गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए, अपना एक्सपेंस मीट करने के लिए एडिशनल लोन पे पैसा लेती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब बाहर की दुनिया के साथ ट्रेड में अपने को कितना घाटा हो रहा है, और फिस्कल डेफिसिट मतलब देश को चलाने के लिए एडिशनल कितना लोन पे पैसा ले जा रहा है। एनीवे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अपना FY25 में 0.6% ऑफ जीडीपी था, विच इज स्लाइटली बेटर देन FY24 0.7%. So yeah, we improved a bit, but yeah, of course we need to do a lot more if we want to grow really fast. ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दीज क्या लगता है कि हम कहां पे खड़े हैं अभी और क्या आउटलुक बनती है इकोनॉमी और मार्केट्स के ऊपर? सो द फर्स्ट ग्रोथ पॉइंटर इज इन्फ्लेशन इज वेरी लो। टैक्स कट भी हो चुका है 12 लाख से कम जो लोग कमाते हैं उनके लिए, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली इन द अर्बन सिटीज। And government is also planning some GST cut. So because of these three, I mean low inflation, more money in hand and cheaper goods due to GST cut, I think people will do more consumption and economic activities will improve. Point number 2 is RBI has taken already a lot of liquidity related steps. तो उनका effect भी अभी Q2 से दिखना start हो जाएगा I think. और क्योंकि लास्ट क्वार्टर के डेटा में हमने ये भी देखा है कि माइक्रो फाइनेंस का जो पेन चल रहा था उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है। So maybe from here on India's credit growth will start picking up. Then growth pointer 3 is, if you remember last year Q1 और Q2 में GDP growth काफी नीचे आ गया था ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्लो हो जाना। तो क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी फिर से पिकअप कर लिया है और उधर लास्ट ईयर के Q1 और Q2 का बेस लो हो रखा है, तो जीडीपी इस 2 क्वार्टर में ज्यादा देखने के चांसेस है। And the fourth point is of course the PMI of manufacturing and services. Both have improved a lot in the month of June and showing us indication of economic recovery. Now the concern pointers. So first point is the PMI itself. ठीक है, जून के महीने में इंप्रूव किया है, बट अप्रैल और मई मंथ में तो बहुत नीचे था ना, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो होगा जितना भी होगा। और दूसरा कंसर्न पॉइंट विच इज वेरी इमिनेंट, दैट इज ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज। इतना ज्यादा टैरिफ और ट्रेड वॉर्स, ऑल्दो लॉन्ग टर्म में ये सब नहीं रहेगा, आई थिंक 1 साल भी नहीं टिकेगा ये सब, इतना ज्यादा टैरिफ लगा के, क्योंकि अभी ग्लोबल सप्लाई चेन है तो आप इतने ज्यादा टैरिफ से मेंटेन कर ही नहीं सकते हो मैन्युफैक्चरिंग। बट हाँ, जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाते, जब तक अपना ट्रम्प भाई साहब खुद का माइंड बना नहीं लेते, तब तक ये सब ड्रामा चलेगा थोड़ा। आई थिंक नेक्स्ट कुछ मंथ्स में ये सब सॉर्ट हो ही जाएंगे। And finally, the conclusion of the video. So we have tried to do a temperature check of the economy based on 4 core parameters, and we have found that even though last 1 साल काफी बुरा गया था, बट अभी चीजें रिकवर होने के कुछ इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। और उधर निफ्टी का पी 23 से थोड़ा ही नीचे चल रहा है। जनरली निफ्टी का एवरेज पी होता है 22 और 24 के ऊपर चला जाए तो वो हाई पी माना जाता है। सो विथ ऑल दीज पॉजिटिव इंडिकेशंस एंड निफ्टी बीइंग जस्ट बिलो 23, आई वुड से के मार्केट कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट है and there is not much reason to go down as of now. So that is it for this month's macro and market view. If you like it and want to watch more, make sure you subscribe and hit the notification button. Thank you for watching. मिलते हैं next video में।